वाटर पोल्यूशन ये होता है वाटर पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है, वाटर पोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो जो डेफिनेशन हमने पोल्यूशन की लिखी थी वहां से एयर और सॉइल को हटा दें, वाटर रहेगा, क्या कहलाएगा? वाटर पोल्यूशन। एनी एजेंट विच कोज पोल्यूशन क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। तो वाटर पोल्यूशन करने वाले पोल्यूटेंट्स को क्या कहा जाएगा? वाटर पोल्यूटेंट्स। अब देखो वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या है। वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज, वाटर में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज एंड वाटर में प्रेजेंट बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज। अगर वाटर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हैं तो वो वाटर कैसा रहेगा? पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, यानी इनकी वजह से वाटर का पोल्यूशन होता है, इसे आप कहोगे वाटर पोल्यूशन। जब आप नोट करोगे एग्जांपल लिखा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए ये कहां से रिलीज होते हैं, इनके सोर्सेस क्या क्या है, तो आप आंसर दोगे। फर्स्ट पॉइंट, हाउस होल्ड डिटर्जेंट, यानी घरों में जो डिटर्जेंट यूज किया जाता है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज किया जाता है उसे वाटर के साथ वाटर बॉडीज में ऐड कर दिया जाता है, यानी वाटर के साथ बहता हुआ कहां चला जाता है? वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड होता है। और आप याद रखें हाउस होल्ड डिटर्जेंट, इसमें मेनली कौन सी इंप्यूरिटी होती है? इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। सेकंड सोर्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट रिलीज होता है उसे भी वाटर के साथ वाटर बॉडीज में ऐड कर दिया जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूटेड होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। याद रहे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी रिलीज होती हैं, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी रिलीज होती है। थर्ड है डोमेस्टिक सीवेज, यानी घरों से जो सीवेज डिस्चार्ज किया जाता है ये भी वाटर बॉडी में जाकर ऐड होता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड होगा, वाटर का पॉल्यूशन होता है। आप याद रखें डोमेस्टिक सीवेज में मेनली ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज एंड बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। यानी ये तीन सोर्स हैं, किनके सोर्स हैं? इन इंप्यूरिटीज के सोर्स हैं, याद रहेगा। एनसीईआरटी में डोमेस्टिक सीवेज का कंपोजिशन दिया है। एनसीईआरटी कह रही है इसमें 99.9% तो क्या होता है? वाटर होता है, और 0.1% इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये कंपोजिशन एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जा सकता है बताओ वाटर कितना? 99.9% और इंप्यूरिटीज कितनी है? 0.1%। तो यहां पर एनसीईआरटी कह रही है इस सीवेज वाटर में, यानी जो डोमेस्टिक सीवेज है इसमें 0.1% इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से ये वाटर ह्यूमन यूज के लिए अनफिट होता है। ओनली बोलो कितनी इंप्यूरिटीज हैं? 0.1%। इस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? तो देखो जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये कंपोजिशन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, याद रहेगा। अब यहां से मेन पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। इसे 5 टॉपिक्स में हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे बीओडी के बारे में, फिर हम बात करेंगे सीओडी के बारे में, फिर बायोमैग्निफिकेशन और फाइनली यूट्रोफिकेशन। जैसे यूट्रोफिकेशन कंप्लीट होगा वाटर पॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें, चलो वन बाय वन देखो। फर्स्ट पॉइंट है डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसे आप शॉर्ट में कहोगे डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन डीओ। आंसर देना, बताओ बायोमास का मेजरमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर, वेरी गुड। लाइट का मेजरमेंट करना है, फोटोमीटर या फिर लक्स मीटर। टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, थर्मामीटर। अंडर वाटर करना है तो थर्मिस्टर, पढ़ चुके हैं। पूछा जाए डिसॉल्व ऑक्सीजन का मेजरमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? तो देखो इसका मेजरमेंट करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आप याद रखें ऑक्सीमीटर। क्या नाम रहेगा? ऑक्सीमीटर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखें। अब जो कॉन्सेप्ट है समझें। डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है उसका अगर आपको मेजरमेंट करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो? ऑक्सीमीटर। मान लो कोई वाटर बॉडी है, अगर उस वाटर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम आती है, कितनी वैल्यू आ रही है? 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम, तो यहां पर आप कहोगे पोल्यूटेड वाटर है। वो वाटर कैसा है? पोल्यूटेड है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम मिल रही है, आपने ऑक्सीमीटर की हेल्प से डीओ का मेजरमेंट किया, वैल्यू 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम आ रही है, आप कहोगे कैसा वाटर है? पोल्यूटेड वाटर है। लेकिन अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू और कम हो जाए, कहा गया अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम वैल्यू आ रही है तो आप कहोगे हाईली पोल्यूटेड वाटर है। कैसा वाटर है? हाईली पोल्यूटेड वाटर। इसका मतलब एक रिलेशन यहां पर हमारे सामने आ रहा है कि अगर वाटर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है तो बताओ पोल्यूशन बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। यानी आपसे पूछा जाए डीओ और पोल्यूशन के बीच क्या रिलेशन होगा, तो बताओ डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। यानी अगर किसी वाटर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब वहां पर पोल्यूशन कम होगा, या हम कहें किसी वाटर बॉडी में पोल्यूशन ज्यादा है तो बताओ डीओ क्या होगी? कम होगी। रिलेशन याद रहेगा? बोलो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो सेकंड नंबर है बीओडी, फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह सकते हो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो समझना क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने समझने के लिए एक बीकर लिया और इस बीकर में 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। एक बीकर लिया और उसमें कितना वाटर ऐड किया है? 1 लीटर। समझना ध्यान से, ये 1 लीटर वाटर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस 1 लीटर वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिसोल्व है ये हम पहले इसका मेजरमेंट कर लेंगे। और बताओ डीओ का मेजरमेंट करना है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा? ऑक्सीमीटर, पढ़ चुके हैं। ऑक्सीमीटर की हेल्प से हमने डीओ का मेजरमेंट किया। मान लो हमें वैल्यू मिली 20 मिलीग्राम पर लीटर। कितनी वैल्यू मिली? 20 मिलीग्राम पर लीटर। ये समझने के लिए हमने मान लिया। अब इस वाटर में यहां पर हमने ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया। इस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है तो उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन। कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स। नेचर के मेन डिकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया एंड फंगस। आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही वाटर में आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे, यहां पर डिकम्पोजर्स डेवलप होंगे। कौन डेवलप होंगे? डिकम्पोजर्स, जो इस ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। आप जानते हो जब ये डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। पढ़ चुके हो ना? तो इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। बताओ कौन सी ऑक्सीजन यूज करेंगे? जो इस वाटर में डिसोल्व है। जो इस वाटर में डिसोल्व है उस ऑक्सीजन का यूज करके ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे। तो देखो डिकम्पोजर्स ने ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किया। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता जाता है इस वाटर का धीरे धीरे कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। जैसे ही डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से ऑक्सीमीटर की हेल्प से
हमने डीओ का मेजरमेंट किया, डिकम्पोजिशन हो चुका, ऑक्सीमीटर की हेल्प से हमने फिर से डीओ का मेजरमेंट किया। मान लो इस बार हमें वैल्यू मिली 12 मिलीग्राम पर लीटर। पहले कितना था? 20। अब कितना रह गया? 12। कितना यूज हो गया? 8 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो यहां पर यूज हुआ है यही क्या कहलाएगा? बीओडी। आगे बात समझ में? बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड किसे थी? डिकम्पोजर्स को। क्यों थी? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो जितनी डिमांड थी उतना यूज कर लिया। पहले 20 था, 8 यूज कर लिया, 12 रह गया। तो यहां पर जितना यूज किया गया है वही यहां पर क्या कहलाएगी? बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आसान है कॉन्सेप्ट। अब एक रिलेशन में आपको बताता हूं, ध्यान से समझें। अगर मान लो किसी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है, तो बताओ वहां पर डिकम्पोजर्स कम होंगे या ज्यादा? ज्यादा। डिकम्पोजिशन की रेट भी क्या होगी? ज्यादा। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, डिकम्पोजर्स ज्यादा है, डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा है, तो बताओ ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा। अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन बोलो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। देखो यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी? 8। डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी रह गई? 12। अगर ये 10 हो तो ये कितना रह जाए? 10। अगर ये 12 हो तो ये कितना रह जाए? 8। यानी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो डीओ कम होती है। तो बताओ बीओडी और डीओ के बीच रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, डीओ कम, तो बताओ पोल्यूशन कम या ज्यादा? ज्यादा होगा ना, क्योंकि डी और पोल्यूशन के बीच रिलेशन कैसा था? इनवर्स। तो याद रखें, आपसे पूछा जाए कि बताओ बीओडी और डीओ के बीच कैसा रिलेशन होगा, क्या आंसर दोगे? इनवर्सली। और बीओडी और पोल्यूशन के बीच कैसा होगा? डायरेक्टली। डीओ और पोल्यूशन के बीच कैसा होगा? इनवर्सली। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस पर बेस्ड एक ग्राफ है जो एनसीईआरटी में बना है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है उसका। एक ग्राफ एनसीईआरटी ने बनाया। देखो ये एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, वाटर के फ्लो होने की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर इस रिवर में मान लो यहां पर सीवेज ऐड कर दिया जाए, ये यहां पर सीवेज ऐड कर दिया, मान लो ग्राफ में ये पॉइंट आ रहा है यहां पर जहां सीवेज ऐड हुआ है। ठीक है, सीवेज ऐड किया गया रिवर में, तो बताओ क्या रिवर में डीओ और बीओडी पर कोई इफेक्ट आएगा? क्या आएगा? सीवेज ऐड हो रहा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है। और अगर आप वाटर बॉडी में रिवर में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हो तो डीओ और बीओडी पर इफेक्ट आएगा। उसे एनसीईआरटी ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही है। देखो कैसे एक्सप्लेन किया समझे। एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ इस तरह से बना हुआ है और दूसरा ग्राफ यहां नीचे से स्टार्ट हुआ और इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है बीओडी का और ये वाला ग्राफ है डीओ का। समझना। वापस रिवर पर आए। रिवर में सीवेज यहां ऐड हुआ है, इसके पहले सीवेज नहीं है। इसका मतलब ये हमने मान लिया ये फर्स्ट एरिया, जहां सीवेज ऐड हुआ ये सेकंड एरिया, और आगे वाटर फ्लो होता हुआ जा रहा है ये थर्ड एरिया। ग्राफ में भी हमने इसी के अकॉर्डिंग मान लिया ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया। अब देखो रिलेशन सभी को क्लियर है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा, डीओ कम, पॉल्यूशन ज्यादा। अब आप आंसर देंगे। बताओ ये जो पहला एरिया है यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम या ज्यादा?
कम, क्योंकि सीवेज यहां ऐड नहीं हुआ, यानी यहां ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो डीओ ज्यादा होगी, और डीओ ज्यादा तो पोल्यूशन कम होगा। तो यहां पर आप देखें, ये जो पहले एरिया का ग्राफ यहां पर बनाया गया, इसमें बीओडी की वैल्यू कम और डीओ की ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, डीओ का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ क्योंकि डीओ की वैल्यू ज्यादा है, और बीओडी का ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुआ क्योंकि बीओडी की वैल्यू कम है। लेकिन सेकंड एरिया जहां पर सीवेज एड हुआ है, बताओ यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम या ज्यादा? ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। तो बताओ ऑक्सीजन की डिमांड कम या ज्यादा? ज्यादा होगी। और बताओ डीओ की वैल्यू कम या ज्यादा? कम होगी। तो देखो, जहां पर सीवेज एड हुआ, ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड क्या है? ज्यादा। तो देखो, बीओडी का ग्राफ तेजी से ऊपर गया, और बीओडी और डीओ का रिलेशन इनवर्सली है, तो जैसे ही बीओडी का ग्राफ ऊपर गया, डीओ का ग्राफ नीचे आया। आ रही बात समझ में? अब देखो, यहां पर सेकंड एरिया में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब जैसे जैसे वाटर आगे की तरफ बढ़ेगा, बताओ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन तो यहां पर हो रहा है। तो जैसे जैसे वाटर आगे की तरफ फ्लो होगा, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम होगा। यानी अगर हम थर्ड एरिया की बात करें, तो बताओ सेकंड के कंपैरेटिवली यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम या ज्यादा? कम होगा, यानी धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी और डीओ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आप देखो, बीओडी का ग्राफ नीचे की तरफ आया, धीरे धीरे ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जा रही है, और डीओ का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे डिसोल्व ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है। क्या ये ग्राफ आपको इस रिलेशन से क्लियर हो चुका है? अब आप एक आंसर देना। आपसे पूछा जाए, बताओ इन तीनों एरिया में से कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर फिशेस की डेथ सबसे ज्यादा होगी? सेकंड एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर डिसोल्व ऑक्सीजन कम है, और डिसोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहां पर मछलियों की डेथ ज्यादा होगी। बोलो, यहां तक सभी को क्लियर? जल्दी से नोट कर ले बेटा। आज आप पहली बार आए हो क्लास में? पहले ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे? एग्जाम्पल लिखो यहां पर, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इसमें लिखो, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर लाइक फूड मटेरियल, फूड मटेरियल
डोमेस्टिक वेस्ट एंड फिकल मैटर। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में लिखना नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, और बायोलॉजिकल में लिखें पैथोजेंस। यहां तक लिख लिया क्या? पेपर कैसा हुआ था कल? 33 क्वेश्चन इकोलॉजी के, पूरे 33 कितनों के सही हैं? 32, वेरी गुड। 31, वेरी गुड। 30, वेरी गुड बेटा, यानी 3 स्टूडेंट हैं बस। अगली क्लास में आप पेपर लेकर आएंगे साथ में, ठीक है ना? जो भी डाउट्स है आपके वो डिस्कस होंगे। मिटा दूं यहां तक?
लिख लिया यहां तक सभी ने? चलो नेक्स्ट आता है सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी पढ़ लिया, सीओडी कॉन्सेप्ट लगभग वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर से यहां पर एक बीकर हमने लिया जिसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब इसमें कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है बताओ, किससे चेक किया जाएगा? ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर से मेजर किया, मान लो इस बार भी हमें वैल्यू मिली 20 मिलीग्राम पर लीटर। समझने के लिए हमने वही वैल्यू ले ली। अब मैंने यहां पर इस वाटर में फिर से ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दिया। अब यहां पर सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड केमिकल को होगी, जबकि बीओडी में ऑक्सीजन डिमांड किसे थी? डिकम्पोजर्स को। यहां पर जो केमिकल ऐड किया जाता है वो है K2Cr2O7, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन पावर क्या है? ज्यादा। K2Cr2O7 यहां पर यूज किया जाता है, इसे आप याद रखना। पूछा जा सकता है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करते टाइम कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? क्या आंसर दोगे? K2Cr2O7। अब ये केमिकल ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड करेगा, तो कौन सी ऑक्सीजन यूज करेगा? जो इस वाटर में डिसॉल्व है, डिसॉल्व ऑक्सीजन यहां पर यूज होगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन की हेल्प से ये ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के बाद इस प्रोसेस में 4-5 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं कि ये तुरंत हो गया, लेबोरेटरी प्रोसेस है। 4-5 दिन में, जैसे आपने बीकर लिया, वाटर ऐड किया और ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया, केमिकल ऐड कर दिया, तो केमिकल धीरे धीरे ऑक्सीडेशन करेगा, ये जो वाटर है इसका कलर चेंज होने लगेगा। 4-5 दिन बाद फिर से जब ऑक्सीमीटर की हेल्प से यहां पर डीओ का मेजरमेंट किया गया, मान लो हमें इस बार वैल्यू मिली 10 मिलीग्राम पर लीटर। पहले कितना था? 20। कितना रह गया? 10। कितना यूज कर लिया? 10। यानी जो 10 मिलीग्राम पर लीटर यहां पर यूज हुआ है, बोलो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? सीओडी। इसे आप क्या कहोगे? सीओडी। बताओ ऑक्सीजन की डिमांड किसे थी? केमिकल को। क्यों थी? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जितनी डिमांड थी उतना यूज कर लिया, यानी 10 मिलीग्राम पर लीटर जो यूज हुआ है वो कहलाएगी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी सीओडी। एक पॉइंट याद रखना, अभी हमने बीओडी पढ़ा, बताओ वहां पर कितनी वैल्यू आ रही थी? 8 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम सीओडी पढ़ रहे हैं, वैल्यू कितनी आ रही है? 10 मिलीग्राम पर लीटर। बताओ सीओडी की वैल्यू ज्यादा आई या बीओडी? सीओडी 10 आया, वो 8 था। आप याद रखें ये वैल्यू जानबूझकर इस तरह से ली गई ताकि आपको क्लियर हो जाए सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? यहां पर बीओडी में रोल है डिकम्पोजर्स का, तो डिकम्पोजर्स ओनली बायोडिग्रेडेबल का डिकम्पोजिशन करेंगे, जबकि यहां पर रोल है केमिकल का। ये केमिकल बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का ऑक्सीडेशन करेगा। तो बताओ ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा किसे होगी? केमिकल या डिकम्पोजर? केमिकल। तो सीओडी की वैल्यू बीओडी से हमेशा ज्यादा होती है। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायोमैग्निफिकेशन। देखो यहां पर टर्म आ रही है मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई होना यानी बढ़ना। अब यहां पर क्या मैग्निफाई होता है, क्या बढ़ता है? तो आप याद रखें जैसे जैसे फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता है, पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन। यानी हम कह रहे हैं जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ेगा पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब बताओ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां मिलेगी? टॉप कंज्यूमर। जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा टॉप कंज्यूमर, ये पूछा जा चुका है। आई बस समझ में? अब देखो बायोमैग्निफिकेशन होने की कंडीशन क्या है। पहला पॉइंट,
जो पोल्यूटेंट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा होना चाहिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जिसका डिग्रेडेशन ना हो। सेकंड पॉइंट, लिपोफिलिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब लिपिड सोल्यूबल, यानी बॉडी में स्टोर रहेगा, टिश्यू में स्टोर रहेगा। टिश्यू में स्टोर रहना जरूरी है। मान लो किसी ट्रॉफिक लेवल पर जितना पोल्यूटेंट गया उतना उसकी बॉडी में स्टोर रहना जरूरी है, ताकि जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला उस पर फीडिंग करेगा, उसे खाएगा, तो जितना उसकी बॉडी में है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर चला जाएगा, तभी तो कंसंट्रेशन बढ़ने का चांस रहेगा। तो टिश्यू में स्टोर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, ना तो इसका डाइजेशन हो ना ही एक्सक्रीशन हो, क्योंकि अगर डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो पोल्यूटेंट बॉडी से रिलीज हो गया। अब उस पर कोई फीडिंग करेगा तो कंसंट्रेशन आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए ना तो उसका डाइजेशन हो ना ही एक्सक्रीशन हो, जितना बॉडी में गया उतना स्टोर रहे, ताकि उस पर कोई दूसरा फीडिंग करेगा तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ने का चांस होगा। आई बात समझ में? तो बताओ बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पोल्यूटेंट कैसा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिपिड सोल्यूबल, लिपोफिलिक होना चाहिए, और ना तो डाइजेशन हो ना ही एक्सक्रीशन हो। जैसे देखो, समझना, ये एक वाटर बॉडी है। मान लो यहां पर एक एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें डीडीटी का स्प्रे किया गया, और ये डीडीटी वाटर के साथ बहता हुआ वाटर बॉडी में आ गया। बताओ बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये रही एक्वेटिक फूड चेन। शुरुआत कहां से होती है? फाइटोप्लैंक्टन। इस पर कौन फीडिंग करता है? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन पर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश पर लार्ज फिश, लार्ज फिश पर फिश ईटिंग बर्ड। ये हम एक लेक का एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, और आप जानते हो लेक में लार्ज फिश का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर लार्ज फिश का मतलब ये नहीं कि कोई शार्क है, ठीक है ना? अगर शार्क होगी तो फिर उसे फिश ईटिंग बर्ड नहीं खा सकता, ठीक है ना? तो यहाँ पर लार्ज फिश का मतलब कंपेरेटिवली साइज बड़ी है। इस पर कौन फीडिंग करता है? फिश ईटिंग बर्ड। अब वाटर बॉडी में डीडीटी है। मान लो यहां से एक फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में 1 ग्राम डीडीटी चला गया। कितना ग्राम? 1 ग्राम। अब इस फाइटोप्लैंक्टन पर कौन फीडिंग करेगा? जूप्लैंक्टन। मान लो एक जूप्लैंक्टन ने 10 फाइटोप्लैंक्टन पर फीडिंग कर लिया, तो एक जूप्लैंक्टन की बॉडी में कितना ग्राम गया? 10 ग्राम। यहां पर इंडिविजुअल लेवल पर कितना था? 1 ग्राम। यहां पर कितना हो गया? 10 ग्राम। बोलो कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी? बढ़ी। मान लो एक स्मॉल फिश ने 10 जूप्लैंक्टन को खा लिया, तो यहां कितना पहुंच गया? 100 ग्राम। यहां 1 ग्राम, यहां 10 ग्राम, यहां 100 ग्राम। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ रहा है, बताओ कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इसी को आप क्या कहोगे? बायोमैग्निफिकेशन। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एनसीईआरटी जो वैल्यू ले रही है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है, और वैल्यू भी आसान ली है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। डीडीटी कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में 0.003 पीपीबी। यूनिट क्या ली है? पीपीबी, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये एनसीईआरटी ने बताया। अब कैसे ये आगे बढ़ेगा, देखो इसको समझे। फाइटोप्लैंक्टन लेवल पर एनसीईआरटी कंसंट्रेशन बता रही है 0.003, सेम लिया, बस यूनिट चेंज किया। यहां पर क्या लिया? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि वैल्यू आगे बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो यूनिट तो वैल्यू तो सेम ले लिया, यूनिट चेंज कर दिया। यहां कितना था? पीपीबी, यहां कितना? पीपीएम। याद रहेगा? अब देखो याद रखने का तरीका, आप सब जानते हैं 3 के बाद क्या आता है? 4, और एक पॉइंट यहां से कम कर दो तो 0.04 पीपीएम। ये किस लेवल पर एनसीईआरटी बता रही है? जूप्लैंक्टन लेवल पर। याद रहेगा? 4 के बाद आपको पता है आता है 5, एक पॉइंट कम कर दो 0.5 पीपीएम। ये किस लेवल पर एनसीईआरटी ने बताया? स्मॉल फिश। याद रहेगा? तरीका ठीक है, एक पॉइंट कम, यानी एक वैल्यू आगे बढ़ाओ, एक पॉइंट कम कर दो। लेकिन ये ट्रिक यहीं तक रहेगी बेटा।
आगे इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 ppm, ये गलत होगा। ठीक है, जैसे ही 0.5 ppm तक आपकी वैल्यू आती है, लार्ज फिश लेवल पर एनसीईआरटी बता रही है 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड लेवल पर बता रही है 25 ppm। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ रहा है, बताओ डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। इसी को क्या कहा गया? बायोमैग्निफिकेशन। और आप याद रखें, पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन जिसमें सबसे ज्यादा होगी वहीं पर इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर तो देखो 2 ppm ही है, अचानक से फिश ईटिंग बर्ड लेवल पर कितना बताया? 25 ppm, यानी यहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो फिश ईटिंग बर्ड के लिए यहां पर देखा गया कि ये जो डीडीटी है इनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, यानी डीडीटी की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ फिश ईटिंग बर्ड में। और आप जानते हैं कैल्शियम का रोल एग शेल बनाने में होता है। अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो एग को नुकसान होगा। और क्या नुकसान हुआ? एग शेल, यानी जो एग शेल बनने लगा वो कैसा बनने लगा? थिन। डीडीटी की वजह से एग शेल कैसा बनने लगा? थिन बनने लगा। अगर एग शेल थिन होगा तो ये टाइम से पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर देखा गया प्री मेच्योर हैचिंग हुई, प्री मेच्योर हैचिंग, जिसकी वजह से बताओ बर्ड पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज होगी या घटेगी? घटेगी, यानी बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। किसकी वजह से? डीडीटी की वजह से। यानी अगर वाटर बॉडी में डीडीटी ऐड हो रहा है तो ये फूड चेन के थ्रू आगे बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको कहां पर मिलेगी? फिश ईटिंग बर्ड। अगर फिश ईटिंग बर्ड में डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 25 ppm तक हो जाए तो ये क्या करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिससे एग शेल थिन बनेगा, प्री मेच्योर हैचिंग होगी, बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। इसका मतलब बायोमैग्निफिकेशन की वजह से नुकसान होता है। यानी जो ह्यूमन वाटर फूड पर डिपेंड होते हैं, जो दिन रात मछलियां ही निपटाते रहते हैं, उन्हें बायोमैग्निफिकेशन की वजह से किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अगर नाम सुना हो, एक डिजीज है जिसको कहा जाता है मीना माटा डिजीज। नहीं सुना? ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो मीनामाटा ये जापान का एक शहर है। यहाँ के रहने वालों ने उस मछली को निपटाया जो उस वाटर बॉडी में थी जहां मरकरी का बायोमैग्निफिकेशन चल रहा था। ये पूछा जा चुका है कि मीनामाटा डिजीज किस पोल्यूटेंट के बायोमैग्निफिकेशन की वजह से हुआ? आंसर गया था मरकरी। जिन्होंने कम खाई होगी उनमें एनीमिया के सिम्टम्स दिखाई दिए, जिन्होंने ज्यादा ही निपटाई होगी वो मेंटली रिटार्ड हो गए। ठीक है ना, पगला गए थे। सेकंड, चलो वाटर बॉडी से रिलेटेड डिजीज हम पढ़ रहे हैं तो एक डिजीज और है, उसका भी आप नाम सुन लें, इटाई। इटाई सुना है क्या? पिटाई पिटाई नहीं, इटाई इटाई। इसी को कहा जाता है आउच आउच, आउच आउच डिजीज। ये कैडमियम की वजह से होती है। यानी अगर वाटर में कैडमियम प्रेजेंट है और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जा रहा है, हम वाटर यूज कर रहे हैं और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जा रहा है, तो इसकी वजह से बोन सॉफ्ट होने लग जाती है। बोन सॉफ्ट होने लग जाती है, यानी मान लो अगर किसी को ये इटाई इटाई डिजीज है तो उसकी हड्डियां सॉफ्ट होंगी, मुलायम होंगी, और आपने उसे हल्का सा भी धक्का दिया, आउच आउच करेगा। ठीक है ना? तो बस आप ये नाम याद रखना और किस पोल्यूटेंट की वजह से होते हैं ये आप याद रखें। एक प्लम्बिज्म होता है। प्लम्बिज्म ये लेड की वजह से होता है, यानी अगर वाटर में लेड प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी में जा रहा है तो इसकी वजह से प्लम्बिज्म हो सकता है। कम अमाउंट में होगा, नर्वसनेस होने लगेगा, अगर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता जाएगा तो फिर मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो सिम्टम्स वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप तो ये याद रखना मीनामाटा डिजीज किसकी वजह से? मरकरी की वजह से। इटाई इटाई आउच आउच डिजीज किसकी वजह से? कैडमियम की वजह से। और प्लम्बिज्म किसकी वजह से? लेड की वजह से।
याद रहेगा। बताओ, बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन डीडीटी की आपको कहां पर मिलेगी? फिश ईटिंग बर्ड यानी टॉप कंज्यूमर। ठीक है ना, ये आ चुका है। एक तो डेफिनेशन बेस्ड पूछा जा चुका है, जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ साथ पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन। 2 बार आ चुका है डेफिनेशन। और ये पोल्यूटेंट के बेसिस पर पूछा जा सकता है कि मरकरी की वजह से कौन सी डिजीज या प्लम्बिज्म किस पोल्यूटेंट की वजह से हुआ। और ये पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां पर मिलेगी? आंसर गया था टॉप कंज्यूमर। याद रहेगा। 4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ये मिटा दूं। यूट्रोफिकेशन भी समझ लो, फिर साथ साथ आप नोट करना। देखो, यूट्रोफिकेशन का मीनिंग होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट। अब देखो ये कैसे होगा, समझे। 5th नंबर, यूट्रोफिकेशन। डेफिनेशन है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट। जैसे मान लो ये एक लेक है, पहले समझ लो फिर नोट करना। ये एक लेक है, कहा गया नेचुरल एजिंग यानी नेचुरल प्रोसेस है। अब ये कब होगा? जब लेक में मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि लिखा है ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट। मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से लेक की नेचुरली एजिंग होना, या हम कहें लेक का बुढ़ापा आना, लेक की उम्र बढ़ना, या हम कहें ये लेक कुछ सालों के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेरेस्ट्रियल एरिया में। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? यूट्रोफिकेशन। नेचुरली लेक की धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाएगी, लेक का बुढ़ापा आने लगेगा और फाइनली लेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेरेस्ट्रियल एरिया में। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट। एनसीईआरटी कह रही है अगर लेक में नाइट्रेट और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, याद रखना, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये एल्गी की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। यानी यहां पर तेजी से एल्गी की ग्रोथ होती है और एल्गी इस पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं। पूरी वाटर बॉडी ऊपर से कैसी हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। ठीक है, ये एल्गी इन्होंने क्या किया? पूरी सरफेस को ऊपर से कवर कर लिया, पूरी सरफेस ऊपर से कैसी हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। इनके लिए टर्म यूज की जाती है एल्गल ब्लूम। सुना है क्या नाम? एल्गल ब्लूम। फिर से सुनो, एनसीईआरटी कह रही है अगर लेक में नाइट्रेट और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एल्गी के लिए फेवरेबल कंडीशन है। इन मिनरल्स की प्रेजेंस में एल्गी की अच्छे से ग्रोथ होती है और पूरी सरफेस पर एल्गी ही एल्गी फैल जाते हैं। इसके लिए टर्म यूज की गई एल्गल ब्लूम। आपने देखा होगा कुछ वाटर बॉडी ऊपर से ग्रीन रहती है, यानी उनमें यूट्रोफिकेशन चल रहा है। अब होता क्या है, यहां पर जो एल्गी डेवलप होते हैं इनमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। इनमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें आप बीजीए कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। वो इनिशियली यहां पर एक केमिकल रिलीज करते हैं, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है डेथ फैक्टर। क्या कहा जाता है? डेथ फैक्टर। उस केमिकल की वजह से यहां पर एनिमल्स की डेथ होने लगती है। दूसरा पॉइंट, जब एल्गी ने सरफेस को पूरा ऊपर से कवर कर लिया है तो बोलो नीचे लाइट पहुंच पाएगी क्या? नहीं। यानी ऐसे प्लांट जो सबमर्ज हैं, सस्पेंडेड हैं, पानी के अंदर डूबे हुए हैं, क्या उन तक लाइट पहुंच पाएगी? नहीं। क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं। यानी उनकी भी डेथ होगी। और आपको पता है अगर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर कहां कलेक्ट होगा? बॉटम में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेक के बॉटम में कौन प्रेजेंट होते हैं? डिकम्पोजर्स। लेक स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ा था। तो डिकम्पोजर्स उस ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन। और आपको पता है डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है।
कौन सी ऑक्सीजन यूज करेंगे? डिजोल ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे डीओ भी तो कम होने लगेगी, और डीओ कम होने की वजह से और ज्यादा एनिमल्स की डेथ होगी, और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट होगा, और ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी, डीओ और कम होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी, नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ही ये लेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेरेस्ट्रियल एरिया में। नहीं, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। वाटर लेवल कम होने लगेगा क्योंकि बॉटम में ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट होता जाएगा, वाटर लेवल कम होने लगेगा, और थाउजेंड ऑफ ईयर्स में ये लेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? टेरेस्ट्रियल एरिया में। याद करो, हमने पढ़ा था सक्सेशन, हाइड्रोसिरे, हाइड्रोसिरे याद है? वाटर बॉडी में सक्सेशन, फाइनली वो भी थाउजेंड ऑफ ईयर्स में किसमें कन्वर्ट हो रही थी? टेरेस्ट्रियल एरिया में। इसका मतलब यूट्रोफिकेशन सक्सेशन का ही पार्ट है, यूट्रोफिकेशन सक्सेशन का ही पार्ट है। ये भी थाउजेंड ऑफ ईयर्स में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी टेरेस्ट्रियल एरिया में, अगर नेचुरली हुआ तो। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक हुआ तो? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। अगर एंथ्रोपोजेनिक होगा तो जो नेचुरली थाउजेंड ऑफ ईयर्स में टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट होने वाली थी, वो लेक अब जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ह्यूमन का रोल आया है, और ह्यूमन इस लेक में कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है। नेचुरली ऐड होने में टाइम लगेगा, लेकिन ह्यूमन इसमें ऐड कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर। मान लो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डायरेक्ट डिस्चार्ज यहां पर कर रहा है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट, डोमेस्टिक सीवेज, सब कुछ यहां पर ऐड कर रहा है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ज्यादा बढ़ेंगी, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ेगा। तो जो रेट पहले स्लो चल रही थी, बोलो रेट फास्ट हो जाएगी या नहीं? इस तरह का यूट्रोफिकेशन कहलाता है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्या कहा गया? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बताओ एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मीनिंग? जल्दी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन की जो रेट चल रही थी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फास्ट हो गई है, एक्सेलरेट कर दिया गया है, तो ऐसा यूट्रोफिकेशन क्या कहलाएगा? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। यानी जो लेक पहले थाउजेंड ऑफ ईयर्स में टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट होने वाली थी, अब कंपैरेटिवली जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहां पर क्या टर्म यूज की गई? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बोलो यहां तक क्लियर? अब देखो, ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पर दो टाइप की लेक यहां पर बताई गई है। एक तो है यूट्रोफिक लेक और दूसरी है ओलिगोट्रोफिक लेक। यूट्रोफिक नाम से पता चल रहा है ऐसी लेक जिसमें यूट्रोफिकेशन चल रहा है, तभी तो यूट्रोफिक लेक कहा। तो आप मुझे आंसर दें, बताओ यूट्रोफिक लेक में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा, यूट्रोफिकेशन चल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा। तो बताओ ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा। तो बताओ डीओ क्या होगी? कम। याद रहे, यूट्रोफिक लेक शैलो लेक होती है। कैसी लेक होती है? शैलो लेक, मतलब ज्यादा डीप लेक नहीं होती, वाटर लेवल कम रहेगा, शैलो लेक होती है। और इन लेक का वाटर कंपैरेटिवली कैसा होता है? वार्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरी सरफेस पर ऊपर कौन है? एल्गी ही एल्गी है, एल्गल ब्लूम हो चुका है। और आप जानते हैं जब ये मेटाबॉलिज्म करेंगे 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करेंगे। उस हीट की वजह से यहाँ का वाटर कैसा हो जाता है? वार्म हो जाता है। तो अगर आप ओलिगोट्रोफिक से कंपेयर करो तो यूट्रोफिक लेक का वाटर कैसा होगा? गर्म रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, डल लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर की डल लेक किसका एग्जांपल है? यूट्रोफिक लेक, यानी यूट्रोफिकेशन चल रहा है। इसका ऑपोजिट ओलिगोट्रोफिक लेक होगा। यूट्रोफिक लेक में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, बोलो यहां पर कम होगा। यहां ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी तो यहां पर बीओडी कम होगी। यहां डीओ कम थी, यहां पर डीओ ज्यादा होगी। ये शैलो वाटर बॉडी थी, ये कैसी होगी? डीप वाटर बॉडी। यहां का वाटर वार्म था, ये कैसा होगा? कोल्ड वाटर। ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, जितनी भी डीप लेक जो ऊपर से ग्रीन नहीं होती
वो सब किसका एग्जाम्पल होंगी? ओलिगोट्रॉफिक। और जो शैलो लेक हैं, जो ऊपर से पूरी ग्रीन है, वो किसका एग्जाम्पल होगी? यूट्रॉफिक लेक। बोलो, ये 5 पॉइंट वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड सभी को क्लियर हुए? नोट कर लो बेटा। यहां पर मैं लिख देता हूं, सीओडी के केस में बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बीओडी के लिए लिख लेना ओनली बायोडिग्रेडेबल।
कहां तक लिख लिया? सीओडी मिटा दूं? लास्ट क्लास में हमने साउंड पोल्यूशन पढ़ लिया था, सॉलिड वेस्ट पढ़ लिया था, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पढ़ लिया था, प्लास्टिक वेस्ट रेमेडी वाली केस स्टडी पढ़ ली थी। इतना हो गया था ना? ये मिटा दूं पूरा, बायोमैग्निफिकेशन?
लिख लिया सभी ने? अब देखो, वाटर पोल्यूशन में हमें वाटर पोल्यूशन कंट्रोल पढ़ना है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल पढ़ा था, उसी तरह से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल पढ़ना है, और उसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ना है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डायग्राम भी बनेगा, टोटल 6 टैंक बनेंगे। तो पहले हम एक केस स्टडी आपकी एनसीईआरटी में दी है। एक तो हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिक वेस्ट वाली, एक ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली, और एक है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली। 3 केस स्टडी है, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरी नेक्स्ट क्लास में जब हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे उसी के साथ उस केस स्टडी को भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? यानी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वो केस स्टडी नेक्स्ट क्लास के लिए बचेगा, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, देखो समझ लो, बहुत सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस केस स्टडी से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, आने का चांस भी कम है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो जो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा वो पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली केस स्टडी है, इसके लिए जो पॉइंट्स वहां पर लिखे हैं, पहला पॉइंट बताओ ये केस स्टडी कहां की है? हरियाणा। प्लेस का नाम याद रखें, हरियाणा में कहां पर? सोनीपत। ठीक है, यहां एक फार्मर जिसका नाम क्या है? रमेश चंद्र डागर। फार्मर का नाम जरूर याद रखें। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो केस स्टडी गिवन है उससे रिलेटेड फार्मर कौन है ये पूछा जा सकता है, कि आंसर जाएगा रमेश चंद्र डागर। अब देखो, रमेश चंद्र डागर ने जहां इसका एग्रीकल्चर फील्ड था वहां पर मल्टीपर्पज वर्क किया, बहुत सारे काम एक साथ किए, एक सीरीज में किए। जैसे बी कीपिंग किया, डेयरी मैनेजमेंट, कैटल्स को यहां पर रखा, कंपोस्टिंग किया, कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू नेचुरल फर्टिलाइजर इसने यहां पर बनाया, और जो रेन वाटर होता है उसे कलेक्ट किया, वाटर हार्वेस्टिंग किया। अब इस प्रोसेस में क्या होता है आप याद रखें, किसी एक प्रोसेस में अगर कोई वेस्ट जनरेट होता है तो वो वेस्ट किसी दूसरी प्रोसेस के लिए ये एज ए न्यूट्रिएंट यूज करता है। आ रही बात समझ में? अगर किसी प्रोसेस में कोई वेस्ट जनरेट होता है तो उस वेस्ट को ये यूज करता है दूसरी प्रोसेस के लिए एज ए न्यूट्रिएंट। आई बात समझ में? तो क्या यहां पर कोई वेस्ट जनरेट हो पाएगा? नहीं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है जीरो वेस्ट प्रोसीजर। यहां पर कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता, यानी यहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता। बोलो बेस्ट तरीका है या नहीं? अब देखो इसने क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कलेक्ट किया। बोलो इसे कहां पर यूज करेगा? एग्रीकल्चर फील्ड में, इरिगेशन के लिए यूज करेगा। क्रॉप का पोलिनेशन कराना है, किसकी हेल्प से कराएगा? बी की हेल्प से। बी कीपिंग कर रहा है, बी की हेल्प से पोलिनेशन करा रहा है। यहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में इसे मेन्योर की रिक्वायरमेंट है, क्या यूज करेगा? कैटल डंग, यानी यहां का जो वेस्ट है उसे यहां पर एज ए मेन्योर यूज करता है। आई बस समझ में? जैसे ही क्रॉप को कट कर दिया जाता है, जो भी वेस्ट बचता है, जो भी फूड बचता है, फोडर बचता है, उसका कुछ पार्ट कैटल के लिए यूज करता है। कैटल को जो भी बचा हुआ पार्ट है फूड फोडर वगैरह खिलाता है। तो यहां जो वेस्ट जनरेट हो रहा है यहां पर फूड की फॉर्म में यूज हो रहा है, यहां पर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो यहां पर मेन्योर की फॉर्म में यूज हो रहा है, और एग्रीकल्चर फील्ड का कुछ वेस्ट यहां पर यूज करता है। सड़ा गलाकर कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू क्या बना रहा है? नेचुरल फर्टिलाइजर। तो क्या इस फार्मर को मार्केट से मेन्योर खरीदने की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। क्या इसे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। नेचुरल फर्टिलाइजर खुद बना रहा है, तो इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है, यानी कोई खर्चा हो ही नहीं रहा और फायदा ही फायदा, कोई वेस्ट भी जनरेट नहीं हो रहा,
प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहां पर कैटल्स को रख रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो फार्मर को इस तरह की फार्मिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इसके बारे में यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अदर फार्मर्स को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसने हरियाणा में क्लब बनाया जिसको कहा गया हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। और इस क्लब से अब तक 5000 फार्मर्स इससे ऐड हो चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो बेस्ट तरीका है या नहीं? कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा, केमिकल फर्टिलाइजर की नीड को कम कर दिया। आप जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी खत्म कर देते हैं। जो सॉइल के लिए क्रॉप के लिए बेनिफिशियल था उसे केमिकल फर्टिलाइजर किल कर देता है। तो यहां पर नेचुरल फर्टिलाइजर बनाकर केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। मार्केट से मेन्योर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा। तो बोलो फार्मर्स के लिए बेस्ट तरीका है या नहीं? यानी इस तरह की फार्मिंग होना चाहिए। लेकिन देखो एग्जाम में आने लायक पॉइंट, एक तो फार्मर का नाम, क्या नाम है? रमेश चंद्र डागर। पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड फार्मर कौन सा था? रमेश चंद्र डागर। कुछ भी नाम आ सकता है, सुरेश चंद्र डागर, ऑप्शन कुछ भी मिल सकते हैं। क्या आंसर टिक करोगे? रमेश चंद्र डागर। प्लेस ये याद रखें, कहां की केस स्टडी है? हरियाणा में सोनीपत। इसे जीरो वेस्ट प्रोसीजर क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। क्योंकि अगर वेस्ट प्रोड्यूस भी होता है तो उसे किसी दूसरी प्रोसेस में एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप मॉड्यूल में आए, मॉड्यूल पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पर ये प्लास्टिक वेस्ट वाली केस स्टडी हमने पढ़ ली, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। इसमें देखो कुछ स्पेशल पॉइंट दिए हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, देखो ये हमने पढ़ लिया है, सीपीसीबी 2.5 ये सब हम पढ़ चुके हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में आपको बता दिया गया, इसी में सीएनजी के बारे में दिया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये आप थर्ड पॉइंट इसे इंपोर्टेंट लगा लें। थर्ड पॉइंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी, डेट याद रखें कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। और कौन सी गैस रिलीज हुई थी ये जरूर याद रखें। बोलो क्या नाम है? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नाम जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड। फिफ्थ नंबर, कॉमन डस्ट डिजीज जिसे न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। अब इसमें नीचे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उससे रिलेटेड डिजीज यहाँ पर लिखी है, तो ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जैसे कोल डस्ट की वजह से एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस, ठीक है ना, ये तो याद रखने का पार्ट है। इसके बाद स्टोन लेप्रोसी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ब्लू बेबी डिजीज के बारे में आप नाइट्रेट याद रखना बेटा, वाटर में अगर नाइट्रेट है तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होने लग जाता है, ठीक है, तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, धीरे धीरे बेबी का कलर ब्लू होने लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू बेबी डिजीज। मिथ हीमोग्लोबिनेमिया और साइनोसिस भी इसी का नाम है। उसके बाद देखो हाइपरटेंशन, यूरेमिया किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से। ये सब आपको पढ़ने हैं, ये पॉइंट छोटे छोटे से पॉइंट हैं। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। कैडमियम की वजह से मैंने अभी आपको बता ही दिया, इटाई इटाई आउच आउच डिजीज होती है। नेक्स्ट पेज पर आए, 10 नंबर फ्लोराइड्स। फ्लोराइड के बारे में बेटा जो पहली लाइन लिखी है ना, इसे अंडरलाइन कर लो आप। पूछा जाए फ्लोराइड से प्लांट को क्या नुकसान होता है, तो ये क्लोरोसिस, नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज करेगा। एंड टिप एंड मार्जिन, ये पॉइंट जरूर याद रखना, लीफ को कहां नुकसान पहुंचाता है? टिप एंड मार्जिन पर। और इससे टीथ, दांतों को भी नुकसान होता है, पढ़ा होगा तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस होता है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लो इसको। 11 नंबर,
एल नीनो इफेक्ट ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ठीक है, अभी इसको समझेंगे। उससे पहले ये जो दो बॉक्स बने हैं यहाँ पर नीचे, इसमें फर्स्ट नंबर टिक कर लो, नेपा, ये पूछा जा चुका है 1986 में, ये दिया गया था। थर्ड नंबर हम पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया ना? कब पढ़ा? फोर्थ वाला पढ़ा है बेटा, अभी नहीं पढ़ा इसको, इसको पढ़ेंगे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ। लेकिन आप इसको टिक करके रखो। जैसे एयर एक्ट कब दिया था? 1981, ठीक है ना, और वाटर एक्ट 1974, इसे आप याद रखें, मैं लिखा भी दूंगा कॉपी में। नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में सेकंड नंबर टिक करो, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है, बोलो पढ़ लिया, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट अर्थ समिट, पढ़ लिया ना, ये मैंने उस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में अंडरलाइन करवाया था। फोर्थ नंबर क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज के लिए पढ़ चुके हैं। फिफ्थ नंबर वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ये दो पॉइंट वही हैं जो बायोडाइवर्सिटी की एनसीईआरटी में टिक करवाए थे। हाँ, उसके बाद आओ पेज नंबर 55, इसमें ये टेबल तो पढ़ी ली सीओपी, इसमें सम अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बेटा ये एक एक लाइन के पॉइंट हैं। जैसे आपसे पूछा जाए चिमनी से रिलीज होने वाली गैस को क्या कहोगे? फ्लू गैस। चिमनी से रिलीज होने वाले स्मोक को क्या कहोगे? प्लूम। फाइटोट्रोन का मतलब क्या होता है ये मैं बता ही चुका, लिखवाया था ना, फाइटोट्रोन ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में प्लांट को ग्रो कराना। हाइड्रोकार्बन वगैरह आप पढ़ ही चुके हो। ई वेस्ट, जो इरिपेयरेबल कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इनको ई वेस्ट कहा जाता है। तो ये एक एक लाइन के पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ना, कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब देखो, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो जो वर्ड बोल्ड किए हुए हैं, सॉइल इरोजन, बोलो पढ़ लिया या नहीं? डेजर्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, मान लो एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन किया गया, लेकिन जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? उस एग्रीकल्चर फील्ड में पानी भर जाएगा, उसे आप कहोगे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जिस वजह से सॉइल से मिनरल्स ऊपर आएंगे, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ेगी, सॉइल को नुकसान होगा, फर्टिलिटी कम होगी। इस तरह की सॉइल को कहा जाता है ऊसर सॉइल, USAR, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अगर ऊसर सॉइल हो जाती है, बन जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए वहां पर साइनोबैक्टीरिया ऐड किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे स्टडी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। अब आप एल नीनो इफेक्ट समझ लो, एल नीनो इफेक्ट क्या है। देखो, एल नीनो और ला नीना ये दो टर्म है। वैसे तो ये पूरा जियोग्राफी का पार्ट है, जियोग्राफी में इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जहां ग्लोबल वार्मिंग लिखा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पार्ट है ना, आप अगर एनसीईआरटी से उसको पढ़ोगे तो वहां ब्रैकेट में एल नीनो लिखा है, बस ये एक टर्म लिखिए एल नीनो। अब ये होता क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप सुन लें। एल नीनो, इसे बेबी बॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेबी बॉय। इसका ऑपोजिट होता है ला नीना, उसे बेबी गर्ल कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? हर 5 से 8 साल के दौरान क्रिसमस टाइम पर एल नीनो इफेक्ट देखा जाता है। क्रिसमस टाइम पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस वजह से ही इसे बेबी बॉय कहा गया। क्रिसमस टाइम पर आता है, इस वजह से इसको बेबी बॉय कहा गया। इसका ऑपोजिट लानीना, उसे बेबी गर्ल कहा गया। तो हर 5 से 8 सालों के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, पैसिफिक ओशियन का वाटर वार्म होने लगता है। ऐसा होने लगता है, वार्म होने लगता है। तो जो हॉट वाटर है, वार्म वाटर है, वो साउथ अमेरिका के किनारे किनारे इक्वेडोर पेरू से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की तरफ जाता है। अब ये जियोग्राफी का पार्ट आ गया बेटा, ठीक है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना बता देता हूं। साउथ अमेरिका के किनारे किनारे होता हुआ ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की तरफ आगे बढ़ता है। तो जिस तरफ हॉट वाटर करंट जा रही है, उधर तो क्या होगा? एवापोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा। लेकिन जिस तरफ हॉट वाटर करंट नहीं जा रही, वहां का मॉनसून डैमेज हो जाता है। जैसे इंडिया का मॉनसून एल नीनो की वजह से डैमेज होता है। आप न्यूज देखते होंगे, आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि इस बार एल नीनो की वजह से इंडिया में मॉनसून देरी से आएगा, क्योंकि
इस तरफ हॉट वाटर करंट आ ही नहीं पाती, तो जिधर हॉट वाटर करंट जाती है उधर क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होता है, इंडिया में ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है। जबकि ला नीना इसको अपोजिट है। हम अल नीनो में कह रहे हैं हॉट वाटर करंट, ला नीना का मीनिंग आप याद रखना कोल्ड वाटर करंट, अपोजिट डायरेक्शन में कोल्ड वाटर करंट। इस वजह से इंडोनेशिया का मॉनसून डैमेज होता है। अल नीनो की वजह से तो आप याद रखें इंडिया, और ला नीना की वजह से इंडोनेशिया का मॉनसून डैमेज होता है। इतना डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा जितना मैंने आपको बताया। आप तो सिर्फ याद रखें हॉट वाटर करंट, अल नीनो इफेक्ट, और कोल्ड वाटर करंट, ला नीना इफेक्ट, बस ये याद रखें। सिर्फ एनसीईआरटी में ब्रैकेट में अल नीनो लिखा है, इस वजह से ये हमारे मॉड्यूल में भी दिया है और ये आपको बताया गया। ठीक है, तो आज हमने यहां तक पढ़ा। अगली क्लास में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में आप पेपर भी लेकर आए, जो आपका पेपर हुआ है, सभी ने दिया था ना पेपर, पेपर भी लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे।